मैम हाँ बोलो। अब रिकॉर्डिंग हम लोग ग्रीन हाउस में देखना रहेगा। हाँ आप ग्रीन हाउस ऑन में देखेंगे और किधर देखेंगे? नहीं, पहले फाउंडेशन बिल्डर 2 में आता था इसीलिए। नहीं ग्रीन हाउस में ही देखेंगे आप लोग। और आपके ये ग्रीन हाउस के ग्रुप में मैं भी डालूंगी ना, आई ऑल्सो विल पुट इट इन योर ग्रुप। ओके वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आई विल पुट द रिकॉर्डिंग इन योर ग्रुप, जस्ट डोंट वरी अबाउट ऑल दैट, यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस ग्रुप ओनली। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो असाइनमेंट भी मैं डालती हूँ हमेशा और रिकॉर्डिंग भी मैं डाल ही दूंगी मैम थैंक यू मैम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अभी पहले हम क्या करते हैं, पहले आपके मॉड्यूल के डाउट में करवा देते हैं। तो है क्या आपके मॉड्यूल सबका? मॉड्यूल ओपन करो एंड टेल मी नाउ द नंबर्स फ्रॉम मॉड्यूल फर्स्ट। पहले मैम मॉड्यूल 21 24 22 21 22 19 24 और बोलो मैम 20 20 और 19 ये तो लाइन से है। और 26 25 25 26 सब मेरे से करवा रहे हो। 26 मैसेज आया है टेल मैम 23 टू मैम। और 37 38 39 37 39 27 27 27 भी है मैम। 39 और 27 43 27 34 24 तो लिख लिया है ना ऊपर बेटा। 34 27 35 43 34 35 43 और 42 also 42 42 और हो गए सबके डाउट्स? हाँ मिस। ओके मैंने होमवर्क में किस नंबर से किस नंबर तक दिया था, कोई बोलेगा मुझे? मैम किसी का मैसेज आया 27 के लिए। 16 to 16 से 40 44 सर 40 मैम 43 41 का भी था। मैसेज आया है। 16 से 43 था। तो मैसेज छोड़ दो, आप मुझे ये बताओ मैंने कहाँ से कहाँ तक बताया है आपको? 16 से 43 16 to 43 क्योंकि 44 डेंसिटी वाला था। हाँ तो 16 से 43 में इतने हो गए। और किसी को कोई डाउट है, लिखवाना है तो लिखवा दो। मैम मैसेज आ रहे मैसेज छोड़ दो बेटा, जिसको बोलना है वो बोलेगा, तुम दूसरों की फिक्र नहीं करो। I've asked you to speak, so please speak. I won't be checking any messages. So I start with 21, सबके सामने है मॉड्यूल है मैम। तो 21 41 also कौन सा? 41 41 Ma'am, 32 and 27 also. 27 also. Okay. 33rd Okay. तो मुझे फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिख रहा है वो 1920 है। तो 19 पे आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 19 क्या कहता है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर कंटेन्ड in 2.48 grams of Na2S2O3.5H2O। ये किसका डाउट है बेटा? Who has this doubt? किसने पूछा ये डाउट? Let me know the name. अगर किसी का भी नहीं है तो मैं आगे जाऊंगी। I won't be solving if I don't know whose doubt it is. इस डाउट का मालिक नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 20। मैम मेरा डाउट है। किसका है? मैम मेरा। क्या नाम है बेटा आपका? मैम हितांशु मित्तल। हितांशु मित्तल, ग्रेट। तो इसमें तेरे को वेट इन ग्राम्स दिया है, दिख रहा है बेटा? यस मैम। तो वेट इन ग्राम से मोल्स कैलकुलेट करने आते हैं तेरे को? यस मैम। कैसे करेगा बोल? मल्टीप्लाई बाय Na।
वेट इन ग्राम को मल्टीप्लाई बाय Na करते हैं तो मोल्स आ जाता है। नहीं, देख जरा, देख के बोल। सॉरी, GMM, GMM से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड। डिवाइड करना है, राइट? तो क्या हाँ। है GMM? बोल मुझे, GMM क्या है? 108, ने 108। 108 कैसे आया तुम्हारा GMM? क्या क्या ऐड किया मुझे बोल। मैम इधर 8G का वैल्यू दिया है 108, मतलब वेट किसका दिया है। वैल्यू दिया है 108? व्हाट मैम? 108 तो कुछ नंबर दिया नहीं है प्रॉब्लम में। 108 तुम्हें कहाँ से आया? 19 नहीं, मेरा 20 है। 19 वाला नहीं मालूम। मैंने 19 वाला आया। मैंने 19 वाला प्रॉब्लम पूछा है। एनीवन हु हैज सेड डाउट 19? कौन है वो बोलो। मेरा 20। हाँ तो तेरा 20 है तो बाद में पहले 19 चल रहा है। 19 किसी ने लिखवाया है, लेट मी नो हु इज दैट। ओके मैम। सो एनीवन 19 डाउट? तो चलो अभी 20 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट डाउट इज प्रॉब्लम नंबर 20। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 20 कहता है द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स प्रेजेंट इन 90% प्योर सिल्वर वायर वेइंग 10 ग्राम्स। तो इसमें ये 90% का मतलब क्या है? 90% प्योर का मतलब है अगर 100 ग्राम हमारे पास सैंपल है तो उसमें सिल्वर कितना रहेगा मुझे बताओ। 90 ग्राम। 90 ग्राम समझ में आ रहा है ये? यस मैम। So your 100 gram sample has 90 gram silver. तो अभी सैंपल वायर कितनी है? 10 ग्राम्स है। तो Yes, उसमें ma'am. सिल्वर कितना रहेगा? 9 ग्राम। 9 ग्राम। यहाँ तक समझ में आया? हाँ मैम। बस अभी पूछा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो पहले मोल्स एंड मोल्स से नंबर। हाउ डू यू गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर? इस 9 को किससे डिवाइड करूं मैं बोल? 108। Great. So I will get number of moles. These are the Yes, ma'am. moles of silver. और number of atoms के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन moles को Into Avogadro's number से multiply करना पड़ेगा. And that will be the answer. यस मैम। Yes, ma'am. तो किधर डाउट है बेटा? अच्छा ओके मैम, समझ गया। क्या नहीं कर पाया? वो मुझे चेक करना है इसलिए मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया। अभी ठीक है? हाँ मैम। तो क्या आंसर आता है बता मुझे, so that I go to the next problem 21. 5 into 10 raised to 22. 5 into 5 10 into 10 raised raised to to power 22। 22. तो कौन सा ऑप्शन हम टिक करेंगे? सी। Okay, answer is C. 5 into 10 raised to 22. यस मैम। The next question that I am solving is problem number 21. ये किसका डाउट है? बोलो। देखो डाउट के वक्त नंबर चिल्लाने से काम नहीं चलेगा. If you want me to solve, I have to know who asked the doubt. तो 21 किसी का डाउट नहीं, आगे जाता है 22 किसी का डाउट है? बोलो फटाफट. Anyone in the class with 22 doubt? No taker for 22. Then I see 23. Tell me whose doubt is 23. Again nobody in the class says कि बाबा मेरा डाउट है. तो क्यों चिल्लाए ये सारे नंबर? अगर आपको डाउट नहीं है तो टाइम पास करना है क्या लेक्चर में हमको? 24 number, problem number 24. Yes. Anyone? Yes, Ma'am, ma'am. mine. 9. Okay, great. So there are people who ask 24 as a doubt. अभी ध्यान दो. What does 24 problem says? A mixture contains n mole of hydrogen
and 2n mole of methane. तो हमारे पास दो चीजों का मिक्सचर है, हाइड्रोजन और मीथेन का मिक्सचर है, जिसमें इसके मोल दिए हैं, ये क्या दिया हमको, मोल्स n, और इसके मोल दिए हैं 2n. And then they ask you the ratio of number of carbon and hydrogen atom. तो अभी मुझे बता, ये तो टोटल मोल्स है ना, हाइड्रोजन के मोल n है, इसमें H के मोल्स कितने होंगे? If H2 is 1 mole, how many H moles? 2. 2. So if H2 is n moles, how many moles of H I have? 4. 4 कैसे? Oh, अगर sorry. H2 1 मोल है तो 2n. हाइड्रोजन 2 है. 2n, 2n. अगर H2n है तो हाइड्रोजन 2n आएगा बेटा. हाँ Yes, मैम. ma'am. ओके, अभी मीथेन में कितने H के मोल्स हैं देखते हैं. अगर 1 मोल मीथेन है तो उसमें 4 मोल H है. Yes. फॉर्मूला बताता ही है. तो अगर 2n मोल H है, मीथेन है, तो उसमें H कितने आएंगे? 8n. 8n. And 1 mole has 4 mole of H. So 2n mole will have 8n mole of H. Any doubt? No, अभी ma'am. कार्बन के मोल्स कैलकुलेट करते हैं. तो कार्बन के मोल्स यहाँ पे नहीं है, Yes मैम. यहाँ पे है 1 mole methane, 1 mole carbon. So 2n mole methane. How many moles carbon? 2n. 2n. yes, ma'am. तो अभी हाइड्रोजन के टोटल मोल्स हो गए 10 Yes. और कार्बन के टोटल मोल्स हो गए 2. So these are the total moles of hydrogen, these are the total moles of carbon. हमको रेशियो कौन सा लेना है? कार्बन अपॉन हाइड्रोजन. कार्बन अपॉन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2n अपॉन 10n. Your answer will be 1/5. Option A. Yes, समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Understood. Any doubt in 24? Anyone has? The next problem that I see is 25. तो किसका डाउट है बोलो ये? मैम हाँ बोलो मैं- बेटा. मैम 23 was तेजस डाउट, उसका माइक ऑफ था. तो माइक ऑफ था तो कैसे बात करेगा मुझसे? मैम, मैम उसका चार्ज ही डाला था. Ma'am is unable to unmute. He is unable to unmute, मैम. इसके लिए वो मैसेज करता है. अच्छा, he is unable to unmute. कौन है ये? तेज. तेज शाह. तेज शाह. और आप लोग सबका ध्यान चैट में है. किधर मैसेज किया? 10:23 टू मैम. ओके, तो 23 तेज का डाउट है, बट वो बात नहीं कर सकता. Which one of the following statement is not correct? तो बात नहीं कर सकता तो कुछ तो करवा लो. आप डाउट कैसे पूछोगे क्लास में जब भी कुछ चल रहा है और आपको नहीं समझ में आता? तो आपका जूम अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करो अगर कुछ इश्यू है तो. यू शुड बी इन पोजीशन टू स्पीक विद योर टीचर. वेरी इंपॉर्टेंट. और ये देखो, अभी कोई बिना मतलब के ऑडियो ऑन करके है. अनम्यूट करो बेटा, आपके घर की आवाज आ रही है क्लास में. So that is लक्ष्य जिसका माइक ऑन है. चलो, so I'm solving 23 for him. So 23 says which one of the following statement is not correct?
1 ग्राम एटम ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू 108। तो बोलो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं? व्हाट इज ग्राम एटम? टेल मी, ग्राम एटम क्या होता है? 1 मोल। तो आपका 1 मोल ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 108 ग्राम। दिस यस मैम, यस मैम, ए स्टेटमेंट करेक्ट है। बी स्टेटमेंट कहता है 1 मोल ऑफ CO2 and ammonia at NTP occupies the same volume। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस मैम, Yes, ma'am. 1 mole of any gas at NTP will occupy same volume, and we know that volume, कितना volume है वो? 22.4 liters। So even this statement is correct। Statement C says 1 mole silver weighs more than 1 mole zinc। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस मैम, जिंक का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कम है, अराउंड 65 है, और सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास 108 है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड डी ऑप्शन सेज 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 is 44 times heavier than 1 molecule of CO2। तो इसका मतलब ये है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का जो मास है और 1 मोल का है, so mass of 1 mole, is it 44 times? Answer is no, it's not 44 times। यस मैम, So 1 molecule is 44 AMU and your 1 mole is 44 grams and the relation is not 44 times, right? ये relation 44 times बिल्कुल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 23 का आंसर डी होगा। ओके So now the next question that I'm discussing is 25। So let me know किसका डाउट है बेटा? 25 किसने पूछा है? मैम मेरा है। ओके बेटा ध्यान दे। 25 कहता है the charge on 1 gram ion of Al3+। तो सबसे पहले तुमको क्या समझना है? 1 ग्राम आयन का मतलब 1 मोल ऑफ Al3+। तो तुमको 1 मोल ऑफ Al3+ का चार्ज फाइंड आउट करना है। तो अगर मेरे पास 1 Al3+ आयन है, 1 Al3+ आयन, इस पे कितना चार्ज है? 3E। यस मैम, E is the electronic charge that they give you in the problem, and it is +3, so 3E is the charge. This is Yes, on one ion, so 1 mole of Al3+ will be having 3E into Avogadro's number of charge, as 1 mole has Avogadro's number of ions। यस मैम, तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आएगा हमारा? T 3Na। 3Na। समझ में आ रहा है? मैम, 25 समझ में आ गया बेटा? हाँ यस मैम, थैंक यू मैम। ग्रेट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी डू इज 26। ये किसका डाउट है? कौन है? मैम मेरा है। क्या नाम है बेटा आपका? शिशिर। शिशिर। यस मैम। ओके बेटा, कौन से ब्रांच से हो? मैम नेरुल ब्रांच। सही। चलो अभी ये 26 आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 26 प्रॉब्लम में दिया है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर in 333 grams of Al2SO4 thrice dot 18H2O। तो ये फॉर्मूला दिया है तुमको, एक एल्यूमिनियम सल्फेट with 18 molecules of water of crystallization। तुमको क्या दिख रहा है? अगर ये 1 मोल है, इसमें वाटर कितने मोल्स है? 18 मोल। 18 moles of water है, clear? So 1 mole of aluminium sulfate clearly has 18 moles water। कोई डाउट नहीं इसमें?
नो मैम। अभी जो मास दिया है 333, उससे मोल्स कैलकुलेट करने आते हैं तुम्हें? यस मैम। किससे डिवाइड करना है? Al2SO4 थ्राइस का मास जो है। Al2SO4 थ्राइस का नहीं, पूरे मॉलिक्यूल का। अच्छा, Al2SO4 थ्राइस डॉट 18H2O का। ओके मैम, फिर समझ गया। मेरे को लग रहा था कि वो नहीं लेना है .18H2। वो क्यों नहीं लेना है? दैट्स द मॉलिक्यूल। तो उसका मास कितना है पता है? मैम कैलकुलेट कर लूंगा। 666 है वो। 666। तो ये 0.5 मोल हो गया। यस मैम। तो इसमें वाटर कितना मोल हो जाएगा फिर? 0.5 into 18 moles, 9 9 9 moles moles। of water 9 है। हाँ, फिर तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर। तो हो जाएगा ना 9 मोल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? हाँ, 9 वो into एवोगैड्रोस नंबर। हाँ, तुम्हारा ऑप्शन आंसर बी। आपका बी। समझ गया मैम, थैंक यू। तो 26 का आंसर बी आ जाएगा। तो 26 के बाद सीक्वेंशियली मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम दिख रहा है 32। So who has doubt 32? Mom, बोलो बेटा। someone has it out in 27. Vedant. बोल क्यों नहीं रहा है फिर क्लास में? हाँ 27 इधर लिखा है। किसका डाउट है 27 बेटा? ये भी बोल नहीं रहा है। वेदांत मनीष आई थिंक उसका माइक का प्रॉब्लम। उसका भी माइक का प्रॉब्लम है। ये सब माइक का जिस जिसका प्रॉब्लम है ना, कर दो उसको ठीक। 27 प्रॉब्लम कहता है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट in a drop of water weighing 0.018 ग्राम। तो इसमें कुछ है ही नहीं बेटा। मास दिया है तुमको 0.018 ग्राम। इससे तुमको मोल्स निकालने हैं। So I divide this by gram molecular mass of water 0.018 upon GMM. So how many moles of water you are having? 10 raised to minus 3 moles और 10 raised to minus 3 moles में कितने molecules होंगे? Avogadro's number into 10 raised to minus 3 moles. तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 6.022 into 10 raised to 20 molecules of water. क्लियर हो गया प्रॉब्लम? Any doubt? So after 27, the next problem is 32. Ma'am, is my doubt. हाँ बेटा 32 आपका डाउट है। What's your name बेटा? Shweta. श्वेता। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या कहा है? Which sample contains largest number of atoms? तो आपको क्या करना है? हर ऑप्शन में कितने एटम्स है ये काउंट करना है। तो जैसे श्वेता ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन कहता है 1 मिलीग्राम ऑफ C4H10। तो ए ऑप्शन में 1 मिलीग्राम ऑफ C4H10 दिया है। तो तुमको पहले इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। 1 मिलीग्राम इज 10 raised to minus 3 grams। और इसको C4H10 के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है ताकि तुम इस 1 मिलीग्राम में ब्यूटेन के C4H10 के मोल्स कैलकुलेट करो। तो श्वेता, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास हियर? 58.
ओके, तो 58 से जब भी हम डिवाइड करेंगे ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ C4H10। अभी जब भी एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ C4H10, can you tell me how many atoms are there? We have to multiply it by Na. नो बेटा, एक मॉलिक्यूल में कितने आटम दिख रहा है तेरे को? 14 कोई इसमें नहीं। एक मॉलिक्यूल में कितने आटम्स है? 14 14। 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। यस मैम। Yes, ma'am. बेटा समझ में आ रहा है तेरे को? Yes, ma'am. तो 1 molecule has 14 atoms। तो अगर ये 1 मोल है तो उसमें कितने एटम्स होंगे? 14 है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो जितने मोल्स होते हैं, ओके, उसको आप 14 से और Na से मल्टीप्लाई करोगे। तो आई राइट नाउ 1 मोल of C4H10 will have 14 Na atoms। ये समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. So I simply say therefore 10 raised to minus 3 upon 58 moles of C4H10। तो अगर 1 मोल में इतने एटम्स है तो इतने मोल में कितने रहेंगे? So your final calculation will be this: the moles into 14 Na atoms। Is this clear? Okay, ma'am. Got it. And you will get a number here. And like this, you have to do for all options। Yes. कर पाएगी B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन के लिए? Yes, ma'am. और फिर उसमें देखो, देखना है कहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है। That should be your answer। Okay, ma'am. Thank you. So can I go ahead, beta? You will do this right now. Yes. Good. Now I'm solving 33rd problem. Whose doubt it is? मैम क्या नाम है बेटा आपका? हितांशु मैम। हितांशु। ओके बेटा, तो ध्यान दे, देखो 33rd प्रॉब्लम क्या कहता है। The atomic weight of a triatomic gas। तो ट्राइएटॉमिक गैस का मतलब क्या है? 3 एटम से बना है मैम। तो उसका एटॉमिक वेट A दिया है। तो क्या हम मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं उसका? तो उस मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 3A 3 एटम से बना है ना, हर एटम का मास A दिया है। हाँ मैम 3A। तो 3A हो गया। ये क्या हो गया? 3A ऑब्वियसली ग्राम्स। GMM में उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, जो 3A आ गया। अभी दे आर आस्किंग यू द करेक्ट फॉर्मूला for the number of moles of gas in W grams। तो जब भी वेट इन ग्राम्स दिया होता है और उससे हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, हम क्या करते हैं? उस वेट इन ग्राम्स को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं। यस मैम। And that is going to be your number of moles। यस मैम। So my weight in gram is W and my molecular mass is 3A। So my answer should be W upon 3A।
Okay. So is 33 clear, beta? Yes, ma'am. Okay. Let us do the next problem. 34. ये किसका डाउट है? 34. Ma'am, Vedant. वेदांत. वही Ma'am, his उसका mic is muted. उसका माइक म्यूटेड है, अनम्यूट नहीं हो रहा है, वही है ना? तो 34 कहता है द नंबर ऑफ एटम्स इन 5, 5, 8 अपॉन 5. इसके सारे डाउट ऐसे ही यही टाइप के है. तो इसमें वेट इन ग्राम्स दिया बेटा Fe का. तो कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe विद दिस डेटा? ये प्रॉब्लम नंबर 34 is 558.5 अपॉन जो मास दिया है 55.8 करेंगे. इससे मुझे Fe के मोल्स आ जाएंगे. तो कितने मोल्स ऑफ Fe है हमारे पास? 10 मोल्स. और ये 10 मोल्स ऑफ जो Fe होंगे उसमें एटम्स कितने होंगे? 10 Na एटम्स. अभी बस नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से किसमें 10 Na एटम्स है ये फाइंड आउट करना है. तो ए ऑप्शन कहता है ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन. तो हर एक ऑप्शन को इवैल्यूएट करना है. ए ऑप्शन सेज ट्वाइस दैट इन 60 ग्राम कार्बन. तो आपका 60 ग्राम कार्बन is 5 moles and 5 moles is going to have 5 Na atoms. और इसका अगर मैंने ट्वाइस किया तो आंसर आ जाएगा 10 Na atoms. Okay, ma'am. तो ये टैली हो रहा है ना बेटा? यही आंसर है. Yes, ma'am. तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है. So problem number 34 over. Next is 35. तो देखो what does problem number 35 says? How many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 mole of oxygen atom? तो ये फॉर्मूला बेस प्रॉब्लम है. ये किसका डाउट है? Who has this doubt now? Shah is mute. म्यूट है. तो ये फॉर्मूला देख के आप मुझे आंसर करो. अगर मैग्नीशियम फॉस्फेट 1 मोल है तो उसमें कितने मोल ऑक्सीजन है? Ma'am, he said 8. He said 8. राइट. 8 मोल ऑक्सीजन दिख रहा है ना फॉर्मूला में. तो बस प्रॉब्लम खत्म हो गया. आई विल से सिंस 8 मोल ऑक्सीजन is present in 1 mole magnesium phosphate. This is what we have understood looking at the formula. अभी प्रॉब्लम में पूछा है कि 0.25 मोल अगर ऑक्सीजन है तो उसके लिए कितना कंपाउंड आपको चाहिए? हाउ मेनी मोल्स ऑफ द कंपाउंड? So this will be the answer. 0.25 divided by 8. Zero point zero four 0.041. 0.041 कैसे आता है? मुझे तो नहीं आता. 0.03125.
Yes, सॉरी 3. 3 आएगा ना बेटा, 3 Yes, 1 ma'am. 5. तो कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है? बी, which says 3.125 into 10 raised to -2. Is this clear? ये अपना 35 हो गया. So next doubt that I see आपका 35 के बाद 37 दिख रहा है मुझे. मैम मेरा डाउट है. यस हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? यस यस. ग्रेट. कौन से ब्रांच से हो बेटा यश? बोरीवली बोरीवली ब्रांच. कौन सा स्कूल है आपका? कैम्ब्रिज स्कूल. रिजल्ट लग गया बेटा? हाँ आ गया. आ गया. कितने आ गए थे को? 96. सही. कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू. सुपर स्कोर. ऐसे ही लाना अभी 12th में, और IIT भी ऐसे ही छोड़ के बाहर आना. यस मिस. मेहनत करनी पड़ेगी. करेंगे. बढ़िया. चलो 37 प्रॉब्लम देखते हैं. तो 37 प्रॉब्लम कहता है अ पार्शियली ड्राइड क्ले मिनरल कंटेन्स 8% water. The original sample contained 12% water and 45% silica. And then they ask the percent of silica in the partially dried sample is nearly. तो इसमें कंसेप्ट क्या है? ये एक क्ले का सैंपल है हमारे पास जो वेट है और हम उसको ड्राई कर रहे हैं. तो उस सैंपल से सिर्फ क्या निकलेगा? पानी Water. निकलेगा. Yes, water. यस उससे मैम. मिनरल लॉस नहीं हो सकता. सैंड इवापोरेट नहीं हो सकती ड्राइंग से. तो Yes. मिनरल्स उसमें जो है सिलिका और दूसरे जो भी मिनरल्स है वो वैसे ही रहेंगे. बट जैसे हम हीट करते जाएंगे तो उससे पानी वाटर का परसेंट कम होते जाएगा. अब इसमें देखो क्या डेटा दिया है. जो ओरिजिनल सैंपल है उसमें वाटर दिया है 12% और उसमें सिलिका भी दिया है. तो सिलिका का परसेंट कितना दिया है? 45%. And then they say drying के बाद, so this is like before, this is after. Drying के बाद सिलिका 8% हो रहा है. Sorry, water 8% हो रहा है. And they are asking you percent of silica in partially dried samples. ये पूछा. Now, look at the first data. Originally 12% water है, 45% silica है. टोटल 100 नहीं हो रहा है. नहीं. No, ma'am. मतलब और भी कुछ मिनरल है. Yes, ma'am. वो जो भी है उसका परसेंट तो समझ में आ सकता है हमको. यस मैम. कितना होगा बेटा वो? 12 plus 45 करना है 43. 100 minus. and 100 43. minus that. 43. वो 43% मिनरल है. अभी जो सिलिका मुझे फाइंड आउट करना है, आई अस्यूम आई एम हैविंग x% सिलिका. तो अगर मेरे पास x% सिलिका है तो वो मिनरल कितना होगा इन टर्म्स ऑफ x? मैम 43 कैसे आया? 43 कैसे आया बेटा? 12 plus 45 57 हो गया. यस 100 minus 57. ओके. हाँ थैंक यू मैम. यहाँ पे मुझे करना है 100 minus 8 minus x. तो मेरा मिनरल का परसेंट कितना आएगा? 92 minus x. Minus X. अभी जैसे मैंने कहा आप सैंपल को ड्राई करोगे तो पानी कम होगा.
पानी का परसेंट चेंज होगा, मिनरल कोई लॉस नहीं है। Yes, ma'am. मतलब उनका जो आपस में रेशियो है, अ रेशियो बिटवीन सिलिका एंड मिनरल, दैट रेशियो शुड रिमेन सेम। तो 45/43 should be equal to x upon 92 minus x, and solve this for x. Okay, ma'am. मिल जाएगा इसके That Yes, is ma'am, the got it. answer. तो ये करके बताओ क्या आंसर आ रहा है मुझे। तो आपका x आ गया 47%, राइट? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am, thank you. दैट इज द आंसर। परसेंट ऑफ सिलिका आपका हो जाएगा 47%। ऑल क्लियर? Yes, ma'am, thank you. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम आफ्टर दिस 37 इज 38, 39 सब लाइन से है। चलो 38 देखते हैं, किसका डाउट है बेटा? कौन है? कोई है या नहीं है? No taker for 38। आगे बढ़ जाती हूँ 39। मैम मेरा डाउट है। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? जश। मैम मेरा भी डाउट है। जस्ट, JASH। यस मैम। और कहाँ से है तू? टीपी भाटिया ब्रांच इंटीग्रेटेड। अच्छा, टीपी भाटिया से है, वेरी नाइस। हाँ। चलो, और कांदिवली में कौन से स्कूल में जाता था? यूनिवर्सल आई मलाड। मलाड के स्कूल से है, ओके। देखिए 38 जो प्रॉब्लम है वो कहता है अ कंपाउंड कंटेन्स 28% नाइट्रोजन and 72% metal by mass. 3 atoms of the metal combined with 2 atoms of nitrogen. The atomic mass of the metal is. तो आपके पास नाइट्रोजन और मेटल का परसेंट है। इसमें तो कोई डाउट नहीं। प्रॉब्लम कौन सा है ये? 38 है। तो 38 प्रॉब्लम में नाइट्रोजन और मेटल का परसेंट दिया है। नाइट्रोजन का परसेंट 28 है, मेटल का परसेंट 72 है। एंड देन दे से 3 atoms of the metal combined with 2 atoms of nitrogen. तो इसका रेशियो 3:2 है। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला वाला जो मेथड है वही है। मुझे फाइनल रेशियो 2:3 दिया है। एटॉमिक रेशियो में मैं नाइट्रोजन को 14 से डिवाइड करूंगी और ये 2 आ जाएगा मेरा। बट यहाँ पे मुझे 72 को x से डिवाइड करना पड़ेगा। So X is the atomic mass of metal. So what I do is I
take a ratio between N and M. My N is 2 and my M is 72 upon X. And this is equal to 2 by 3. Just solve this for X. समझ में आया मैंने क्या किया? मैम हाँ बोलो बेटा। मैम मैंने अलग मेथड से किया। बहुत सारे टाइप से कर सकते हैं। बोल मैम कैसे कुछ क्लैरिफाई करने की करेक्ट है या नहीं? हाँ बोलना। हाँ, लेट द कंपाउंड बी 100 ग्राम्स इन वेट, मैंने 100 ग्राम्स लिखा। हाँ। तो फिर 28 ग्राम्स एक हो गया और एक 72 ग्राम्स। बाद में उसका एक इक्वेशन बनाया तो मुझे डायरेक्टली मिल गया। उसका क्या इक्वेशन बनाया? 3x plus 28 मतलब 2 atoms of nitrogen, so 3x plus 28 is equals to 28 plus 72, so 28 cancel, 3x is equals to 72, therefore x is equals to 24. चलेगा? Okay. It's one Okay, and the same बेटा। मेरे हाँ, इसमें भी ये- वही आएगा अल्टीमेटली, देखना तू। Okay मैम, ठीक है। मैम हाँ बोलो। 2 into x by 72 कैसा है? मतलब 72 समझा, 2x कैसा है हमको नहीं समझा। बेटा हम एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले मेथड में एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। हाँ मैम। उसमें परसेंट को एटॉमिक मास से डिवाइड किया। हाँ मैम वो समझा। इसमें जो एटॉमिक मास है उसको x अज्यूम किया। हाँ तो तुम्हारा नाइट्रोजन का एटॉमिक रेशियो 2 है हाँ और मैम। मेटल का एटॉमिक रेशियो 72 by x है। यस मैम। और इसका आंसर 2 by 3 है। ये दोनों का रेशियो जो है वो 2 by 3 है। ओके मैम समझ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम 39। मैम ये मेरा डाउट है। हाँ बेटा क्या नाम है आपका? यश मधानी। यश। ओके। और मेरा भी कौन बोला? दीप्ति। दीप्ति। See now what is this problem 39. It says a hydrated Na2SO4.XH2O undergoes 55.9% loss in weight on heating and becomes anhydrous. The value of X will be. तो देखो इसमें एक सॉल्ट है जो हाइड्रेटेड है। तो किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को आप हीट करोगे तो उससे क्या निकल जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है। इस बेसिक कंसेप्ट पे ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम नंबर 39 में we are having Na2SO4.XH2O. This on heating is going to become anhydrous Na2SO4 and plus X molecules of water. अभी इसमें जो वाटर का परसेंट लॉस है वो दिया है कि जो वाटर का मास है वो 55.9% वाटर चला जाता है। तो ये 55.9% से मास कम हो गया। मतलब जो भी इसमें वाटर का मास है वो 55.9% है। तो कैन आई अंडरस्टैंड हाउ मच विल बी द Na2SO4's percent? 100 minus 55.9, तो Na2SO4 का परसेंट हो जाएगा आपका 44.1%। यस मैम। अभी ये 44.1% is how much in mass? I can calculate the total mass of Na2SO4 GMM. तो ये 44.1% जो है that will be equal to 46
plus 32 plus 64 GMM of Na2SO4. तो ये कितना आ रहा है टोटल 142 Na2SO4 का मास यस मैम 142 आ रहा है. आ रहा है ना. तो आपका 44.1% जो है वो 142 ग्राम्स है. तो आपका 55.9% कितना होगा? Can you do this? वन 179.9 समथिंग है. 99. तो ये आंसर ऑलमोस्ट मैं 180 ग्राम्स ले लेती हूँ. तो X molecules of water are weighing 180 grams. And I know the GMM of water 18. तो X की वैल्यू क्या हो गई 10. ये 10, yes, 10 ma'am. मोल ऑफ वाटर है. तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये एक्चुअली क्या फॉर्मूला है with this formula is Na2SO4 dot 10 molecules of water of crystallization. Yes, ma'am. Thank you. समझ में आया 39. चलो नेक्स्ट कौन सा दिख रहा है मुझे 41 दिख रहा है. तो 41 प्रॉब्लम सेज बेटा 41 है ना एग्जैक्टली सेम है. इट सेज हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2SO4.10H2O undergoes X% loss on heating. तो ये ही प्रॉब्लम का उल्टा है. फॉर्मूला दिया है और वो वाटर जो लॉस हो रहा है उसका परसेंट पूछा है जिसका आंसर ये आपका 55.9 मतलब 56 आएगा. तो किसका डाउट है 41 बेटा समझ में आया 41? इट्स सेम. Who has a doubt in 41? Please talk. मैम तेज शाह. तेज शाह. Okay, आ जाएगा. Same as 39 है. 41 is exactly same as 39. So I'm going ahead solving 42. तो 42 प्रॉब्लम कहता है an oxide of iodine contains 25.4 gram of iodine and 8 gram of oxygen. Its formula could be. तो आयोडीन और ऑक्सीजन का जो मास दिया है उससे मोल्स निकालो क्योंकि फॉर्मूला इज नथिंग बट मोल रेशियो. जो भी आपका फॉर्मूला होता है वो मोल्स का रेशियो होता है. तो आयोडीन इज गिवन 25.4 और आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास दिया है 127. सो 25.4 ग्राम्स में हमको कैलकुलेट करना है कितना मोल आयोडीन है. तो क्या आंसर आएगा 0.2. मैम 25.4 ना 25.8. तो ये आएगा 0.2 मोल्स. 0.2 मोल्स आयोडीन के हो गए और ऑक्सीजन के लिए 8 दिया है. तो ये आ जाएगा 0.5 मोल ऑफ O.
तो आपका I/O का रेशियो 2:5 हो गया, मतलब आपका फॉर्मूला I2O5 हो गया। Yes. Thanks, ma'am. So this is your problem number 42. Problem number 43 says an organic compound on analysis was found to contain 0.01% nitrogen. Its molecule contains 2 nitrogen atoms. Then the molecular mass of the compound will be. Tell me, have I taught you minimum molecular mass last lecture? No, ma'am. नहीं सिखाया बेटा? No, ma'am. No, ma'am. ओके, फिर भी मैं समझा देती हूँ और अभी वो सिखा भी दूंगी। तो इस प्रॉब्लम में ये कहा है कि एक कंपाउंड एनालिसिस पे नाइट्रोजन का उसमें परसेंट 0.014 है। इसका मतलब क्या है, अगर वो कंपाउंड का मास 100 ग्राम्स है तो उसमें नाइट्रोजन का मास कितना ग्राम्स आएगा बोलो? 0.014. Yes, that is what is the meaning of percent. So I can write that 0.014 grams nitrogen, then 100 gram compound, The board is shining. तो उसके आगे क्या लिखा है? उसके आगे ये लिखा है कि then the molecule contains 2 nitrogen atom. तो ये जो भी मॉलिक्यूल है इसमें नाइट्रोजन आटम 2 है। तो अगर 2 नाइट्रोजन आटम है तो उसके मॉलिक्यूलर मास में नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 28 ग्राम्स रहेगा। Yes, ma'am. उसके फॉर्मूला में N2 आ जाएगा और उसके फॉर्मूला में नाइट्रोजन का जो मास होगा वो 28 होगा। तो अगर 0.14 ग्राम नाइट्रोजन है तो टोटल 100 है। अगर 28 नाइट्रोजन है तो टोटल कितना मास आएगा? और ये जो भी मास आएगा कंपाउंड का वो उसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। So it is 28 into 100 upon 0.014. 20,000. ये 2 lakh है? 2 lakh है क्या? हाँ, 2 lakh. So what is the answer coming? 2 lakhs. 2 lakhs आ रहा है। Okay. So that's the answer. 2 into 10 raised to 5. 2 lakhs is the answer. तो 43rd भी हो गया और सारे डाउट्स हो गए। आज देखो कितना टाइम हमारा सिर्फ डाउट्स में गया। Ma'am, हाँ बोलो। ma'am, I have a confusion. Will you clear that, please? Yeah, sure. Ma'am, when we write a chemical formula, mostly valencies को interchange करके लिखते हैं, right? But if in mole concept, if it's given like CH4, so that clearly means that we have 1 mole of C and 4 moles of H, right? Yes. Okay. And ma'am, like, is there any difference between gram atoms and gram molecules, or both mean the same? No बेटा, ग्राम एटम एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। Yeah, So but 1 gram atom means 1 mole of an element. okay. And 1 gram molecule will be 1 mole of a compound. But both mean moles only, na? No बेटा, फर्क है, ध्यान दे। Okay. If I say I am having 1 gram atom of oxygen,
and 1 gram molecule of oxygen. क्या फर्क है वो समझ लो. So you ask me a doubt, is 1 gram atom and gram molecule same? I'm solving. So I take 1 gram atom of oxygen and I'm taking 1 gram molecule of oxygen. तो जब भी ग्राम एटम लिखा है वो एलिमेंट कंसीडर करना. So 1 gram atom of oxygen means 1 mole of O, and 1 gram molecule of oxygen will be 1 mole of O2. Yes, ma'am, understood. Yes. तो फर्क समझ में आया तेरे को? Yes, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. डिफरेंट है, सेम बिल्कुल नहीं है. Yes, ma'am. Yes. So anyone has any other confusion till here? Thank you, ma'am. और किसी को कोई डाउट पूछना है यहाँ तक? तो ये हमारे मॉड्यूल के डाउट हो गए. अभी असाइनमेंट में भी डाउट है क्या आपको? Tell me. Can you all hear me? मैम. तो मैं पूछ रही हूँ कि असाइनमेंट कौन सी दी थी मैंने आपको? 2 दी थी. So anyone has a doubt in the assignment? Ma'am, I have 2 doubts. Okay, so I will open the assignment now and let us clear assignment out. Ma'am, I also have 1 doubt. Okay, so I'm opening. तो असाइनमेंट 2 के डाउट्स करते हैं. मुझे मिल नहीं रहा है मेरा असाइनमेंट. को मिल जाएगा. यस, बोलो अभी असाइनमेंट के डाउट्स नंबर बताओ, मैं लिखती हूँ. Ma'am, question number 6. Question number 8. Assignment 2 के डाउट. So there is question number 6 coming, question number 8 coming. और कुछ? 14. That's it. Only 2 doubts. बाकी लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया है क्या? 14. 12. हाँ बोलो. 12 मैम. 14. 14. मैम तेजशा है सेट 7. कोई 14 बोला वो मुझे सुनाई दिया. और कौन सा नंबर है? मैम 12 and 7. Okay. All done? Yes ma'am. Okay, so we'll go ahead. So I'll first solve problem number 6. See what does problem number 6 says. अच्छा, ये मोलारिटी इसमें आ रहा है ऑप्शन में, इसके लिए आप ये नहीं कर सकते. तो ये जो प्रॉब्लम नंबर 6 है उसके ऑप्शन में 0.5 मोलार Na2SO4 दिया है. I haven't taught you molarity, तो आप इसको सर्कल करके रखिए. आगे जाके हम मोलारिटी जब भी सीखेंगे तो ये आपका हो जाएगा. So I don't want to teach you molarity now. Problem number 7 says the number of oxalic acid molecules in 100 ml of 0.02 normal. ये नॉर्मालिटी का प्रॉब्लम आ गया. इसको भी सर्कल करके रखो. मोलारिटी नॉर्मालिटी एंड में होगा मोल कंसेप्ट के, अभी नहीं. और नॉर्मालिटी तो मोल कंसेप्ट में होता भी नहीं है, आगे चल के होगा. तो ये छोड़ दो. प्रॉब्लम नंबर 8 says one atom of an element X weighs 6.664 into 10 raised to 23 grams. तो एक एटम का मास दिया है and they are asking you number of gram atoms in 40 kg of it. So it's very simple. ये जिसका भी डाउट है, किसका डाउट है? मैम मेरा है.
ओके, तो मास ऑफ वन एटम दिया है और ग्राम्स में दिया है 6.664 into 10 raised to minus 23 grams. Can you calculate the mass of 1 mole of atom from this? एक एटम का मास दिया है, 1 मोल का कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या करना पड़ेगा तुम्हें? Na से मल्टीप्लाई, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So therefore I write mass of 1 mole will be 6.664 into 10 raised to minus 23 into 6.022 into 10 raised to 23. तो ये 1 मोल का मास आ जाएगा और 1 मोल एटम्स का मास मतलब ये हमको उसका ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा. yes ma'am. So how much is the gram atomic mass coming? ये कितना आ रहा है आंसर हमारा? Ma'am 40.13. Okay, so you are getting 40.13. So this is 40.13 grams. Is nothing but your GAM, gram atomic mass आ गया. अभी प्रॉब्लम में कहते हैं कि the number of gram atoms मतलब number of moles in 40 kg of it. So I need to find number of gram atoms. So that will be 40 kg, which I am converting into grams upon GAM. जिस प्रकार से आंसर दिए हैं, ये जो नंबर है, इसको आप approximately 40 ले लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 raised to 3. They have approximated it. Okay ma'am. तो थोड़ा बहुत नीचे के ऑप्शंस देख के भी हमको चेंज करना पड़ेगा. कितना अप्रोक्सीमेशन करना है, कितना नहीं करना है, ये आपको हमेशा नीचे के ऑप्शंस देख के तय करना है. Okay. So after problem number 8, next we solve is 12. So problem number 12 says the number of sodium atoms in 2 moles of sodium ferrocyanide is. तो फॉर्मूला एक आपको दिया है जो है Na4FeCN6. ये फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है. This is the formula given, and the question that they are asking is number of atoms पे question है सोडियम के. So everybody understand, when I am having 1 mole of this complex, I am having 4 moles of sodium. तो this say अगर ये 2 moles है तो, so if this is 2 moles, I am going to have
8 मोल सोडियम, और अगर ये 8 मोल सोडियम है हमारे पास, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे? 8 into Na. 8 mole sodium is going to have 8 Na atoms of sodium. Is that clear? Yes, ma'am. So this is your problem number 12 getting over. Okay. 12 खत्म हो गया. अभी लास्ट डाउट आपका प्रॉब्लम नंबर 14, which says the number of Ca2 plus and Cl minus ions in 111 gram of anhydrous calcium chloride. तो कैल्शियम क्लोराइड में कितने कैल्शियम आयंस है और कितने क्लोराइड आयंस है, इस पे प्रॉब्लम है. तो कैल्शियम क्लोराइड में अगर ये 1 मोल है तो इसमें 1 मोल कैल्शियम आयंस होंगे, बट क्लोराइड आयंस कितने होंगे? 2 मोल होंगे. Yes, ma'am. तो अभी ये 111 ग्राम दिया है, तो मुझे क्या करना है? इस 111 ग्राम को कैल्शियम क्लोराइड के GMM से डिवाइड करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है. Yes, ma'am. तो how much is the GMM of calcium chloride? 40 plus 71, 111. 1 mole. तो 1 मोल की है, मतलब 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड में कितने Ca2 plus आयन होंगे? So 1 मोल means Na and 2 mole means So many. 2 Na. These are the number of ions. तो हो गया डाउट? 14 Yes, ma'am. तो चलो सारे डाउट खत्म हो गए, अभी आगे पढ़े हम. Yes, ma'am. ओके, तो मुझे बताओ व्हाट डिड आई टॉट यू एट द एंड लास्ट लेक्चर? कहाँ पे रुके थे हम? Empirical formula, ma'am. Yes, ma'am. एम्पिरिकल Empirical फॉर्मूला. for- मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं सीखा बेटा? वो भी सिखा दिया. हाँ मैम, वो भी करा दिया. वो भी कर लिया ना. एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया. Yes, ma'am. एक दो प्रॉब्लम करवाए क्या उसके मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रॉब्लम्स भी हो गए. वेरी गुड. कराया था. हम किए थे. तो अभी देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है आपका, परसेंट दिया है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना आपको आ गया. Yes, और ma'am. अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है तो उससे परसेंट निकालना आपको आता है, उससे मोल रेशो निकालना आपको आता है. यस मैम. है ना? यही सब कैलकुलेशन हमने सीखा. नाउ आई वांट टू शो यू सम कंपाउंड्स जिनका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं लिख सकते, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना डिफिकल्ट होता है प्रिसाइजली, क्योंकि वो बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं. दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स and we are unable to precisely write their molecular formula.
तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, वेरी ह्यूज। कौन से मॉलिक्यूल्स इसमें आते हैं? से पॉलीमर्स आते हैं Polyethylene. या biologically present some compounds. I just call them as biomolecules. Huge in size, very difficult. आपका स्टार्च है तो स्टार्च भी पॉलीमेरिक ही है, बहुत ह्यूज है। या बड़े बड़े कंपाउंड, हीमोग्लोबिन होता है, वेरी बिग स्ट्रक्चर, वेरी डिफिकल्ट टू प्रिसाइजली काउंट एंड राइट एंड कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। तो क्योंकि इनका हम फॉर्मूला नहीं लिख पाते, इनका मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन जैसे हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए करते हैं, वैसे इनका मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट है। Because see, when I write CO2 and I ask you to calculate the molecular mass, you add the mass of calcium plus 2 oxygen and you say 12 plus 32, answer is 44. But when I am unable to give you formula, when writing a formula itself is difficult for me, how are we going to calculate the molecular mass? तो ऐसे compounds के लिए एक alternate method है to calculate molecular mass और उसको कहते हैं minimum molecular mass। मतलब ये प्रिसाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक ये आइडिया देने के लिए उनका मास कितना होगा, इसकी आइडिया समझने के लिए हम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट क्या है? हम उस सैंपल को, जो भी पॉलीमर का सैंपल है, उसको एनालाइज करेंगे, कौन से एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है और जिस एलिमेंट का परसेंट मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, उसके लिए हम मान लेंगे कि उसका एक ही एटम उसके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और फिर उससे हम मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको मैं समझा देती हूँ कि कैसे परसेंट से हम मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन करेंगे। तो नाउ सी, I'm writing to show you this. I'm writing a simple problem on the board. I'm having a starch sample, and this starch sample on analysis showed 0.086% phosphorus. तो ये स्टार्च सैंपल के एनालिसिस पे 0.086% फॉस्फोरस मिल गया। Then the problem says if each molecule is assumed to contain one atom of phosphorus, what is the molecular weight of the material? तो
तो इसमें हम दोनों डेटा को कनेक्ट करेंगे। हमको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.086% फॉस्फोरस। अगर 0.086 ग्राम्स फॉस्फोरस है तो स्टार्च कितना होगा? 100 ग्राम्स होगा। और दूसरा डेटा कहता है, जो हमको मानना होता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास में। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन का अजम्पशन यही है कि उस कंपाउंड का एक ही एलिमेंट का एक ही एटम प्रेजेंट है, ऐसे मानना है। तो जो स्टार्च का मॉलिक्यूल है उसमें एक ही फॉस्फोरस है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास के कैलकुलेशन में फॉस्फोरस से जो एटॉमिक मास हम गिनेंगे वो 31 ग्राम्स होगा। तो अगर 31 ग्राम्स फॉस्फोरस है तो हाउ मच विल बी द वेट ऑफ स्टार्च? और ये जो भी स्टार्च का वेट होगा ये इसका GMM होगा। तो इस प्रकार से हम इनडायरेक्टली ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मैम कंपाउंड का जिसका मुझे फॉर्मूला लिखने नहीं आ रहा है क्योंकि ये पॉलीमेरिक है। वेरी ह्यूज स्ट्रक्चर, यू विल गेट द आइडिया द मिनट आई गेट द आंसर हियर। ये कैलकुलेट करके आंसर निकालो, मैं सारे डाउट सॉल्व करवा दूं। मैम हाँ बोलो। मैम ये 31 ग्राम मतलब स्टार्च को है, मुझे समझा नहीं, मतलब फॉस्फोरस। बेटा एक फॉस्फोरस के एटम का मास 31 है। यस मैम। तो मॉलिक्यूल में अगर एक एटम फॉस्फोरस का प्रेजेंट है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूशन 31 ग्राम्स होगा। हाँ हाँ मैम। मैम 36,046 आ रहा है। ओके, तो आंसर आ रहा है 36,046। 5 मैम, सॉरी 36,045। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेटली 36,000 ही लिख देती हूँ। तो अगर 36,000 इतना इसका मॉलिक्यूलर मास है तो आप सब सोच सकते हो ये कितना बड़ा मॉलिक्यूल है। यस और मैम। इसको ड्रॉ करना, इसके एटम्स को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स का हम फॉर्मूला नहीं लिख पाते। ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स का क्योंकि हम फॉर्मूला नहीं लिख पाते डायरेक्टली, जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन किया, वैसे हम इसके लिए नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन होता है वो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसमें एक एलिमेंट, जैसे इसमें जो फॉस्फोरस का डेटा दिया है तो उस एलिमेंट का हमने डेटा लिया जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है और इसका एक एटम है। ऐसे अज्यूम करके हमको क्या करना है, हमको इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. तो आई एम गिविंग वन मोर सिमिलर प्रॉब्लम। एक ऐसा ही और एक प्रॉब्लम देती हूँ। मैम मैम हाँ बोलो बेटा। मैम तो इसका GMM 37 हो गया मतलब।
हाँ बेटा हाँ, तो सोचो कितना बड़ा मॉलिक्यूल है। ओके मैम। Ma'am, is the answer 60,000? Yes, ma'am. तो इसका आंसर कितना हो रहा है? 60,000. Yes, ma'am. 60,000. Yes, so everybody understood ये minimum molecular mass का concept. तो इसमें हम कहेंगे से 0.04 ग्राम magnesium, I will have 100 grams chlorophyll. So therefore 24 जो इसका GAM है, अगर ये 24 grams है, तो how much will be the mass of chlorophyll? And this is going to be the gram atomic mass. और ये आ जाएगा 6 into 10 raised to 4. तो 60,000 grams per mole chlorophyll के 1 mole of chlorophyll का mass 60,000 है. तो समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं जितना टाइम है उसमें थोड़ा कुछ सिखा देती हूँ। मैंने आपको मोल कंसेप्ट में 1 मोल का एक थर्ड डेफिनेशन दिया था गैसेस के लिए, सबको याद है? जिसमें हमने वॉल्यूम से कनेक्ट किया था। Yes, ma'am. If you are having 1 mole of a gas, that will always going to occupy 22.4 liters at STP. मैंने आपको कहा था कि ये 22.4 जो आंसर है वो कैसे आया मैं आपको बाद में समझाऊंगी। याद है आपको? Yes, ma'am. तो वो अभी समझ लेते हैं। ये 22.4 लीटर कैसे आ जाता है 1 मोल ऑफ अ गैस का वॉल्यूम। बट इसके प्रॉब्लम्स आपसे आते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 0.5 मोल ऑफ गैस है एट एसटीपी, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो? व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट मैम? If I ask you, I'm having a 0.5 mole of a gas at STP. How much will be the volume? 11.2 liters. 11.2. Right. If I say I'm having 3 mole of a gas at STP, how much will be the volume occupied by that? 67.2. 67.2. Right. So you know how to solve a problem.
if either moles given or volume given but STP mentioned. मैंने आपको कहा कि STP होगा तभी, इसका मतलब है गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर से लिंक्ड होता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट. एंड दैट्स द रीजन किसी फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे आंसर 22.4 आएगा. अगर किसी प्रॉब्लम में कोई और टेम्परेचर या प्रेशर दिया है तो हम ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते. ये भी समझ में आया सबको? अभी मैं आपको समझाती हूँ. फिर ये एक तो ये 22.4 नंबर कैसे आया, और दूसरी बात कोई और टेम्परेचर और प्रेशर दिया है. So how do we know how to calculate the volume? Okay. So let us understand all that. ध्यान दो. I am going to show you an equation which will be taught to you in great details in a topic gaseous stream. इस इक्वेशन को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. दिस इज ओबेड बाय गैसेस. ये लिक्विड और सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, गैसेस के लिए एप्लीकेबल. एंड दिस इक्वेशन इज PV is equal to nRT. When I'm using this equation, in this equation, what is P? So P here is pressure of gas. V is volume occupied by gas. N is number of moles of gas. E जो है वो टेम्परेचर है, but this temperature is in Kelvin scale. Just a minute. तो देखो यहाँ पे T तक हम आ गए थे, तो T इज द टेम्परेचर इन केल्विन. अब ये R क्या है? इस R को कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसकी वैल्यू 8.314 है. यूनिट है जूल्स पर मोल पर केल्विन. तो अगर हम SI सिस्टम में वर्क कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 8.314 आएगी. एंड इफ वी आर वर्किंग विद प्रेशर, तो SI सिस्टम का मतलब क्या है? प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होगा. अगर ये प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स है, R की वैल्यू ये है. अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है, वॉल्यूम लीटर में दिया है, तो R हो जाएगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. तो ये मैंने R के वैल्यूज भी दे दिए. अभी इस इक्वेशन में अगर आउट ऑफ दिस 4 वेरिएबल्स, तो R तो फिक्स है, वेरिएबल नहीं है. वेरिएबल कितने दिख रहे हैं आपको? 4.
So out of these 4 variables, if any 3 variables are given to us, we can calculate the 4th one. Yes, ma'am. है ना? किसी भी इक्वेशन में अगर 4 वेरिएबल है and then we know the 3, we can always calculate the 4th one. So let us know what are we calculating. I want to calculate this volume, calculate करना है. I want to know how this 22.4 has come. So I must know pressure, I must know temperature. What is pressure and temperature? STP. And what is number of moles? 1 mole. So see, I am doing this calculation, जिसमें I am having 1 mole of a gas at STP. So pressure is 1 atmosphere. My temperature is 273 Kelvin. Okay. And I want to know how much is the volume of a gas at this condition. What R I am going to use? मेरा R क्या होने वाला है यहाँ पे? My R will be in liter atmosphere per Kelvin per mole. So my R's value is going to be 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. So R is going to be 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole. So I substitute this in ideal gas equation. PV is equal to nRT. My V will be nRT by P. My N is 1. My R is 0.0821. The T is 273 and pressure is 1. And when you solve this, your answer will come 22.4 liters. So did you got from where this 22.4 liter is coming? Yes, ma'am. Ma'am. Ma'am, I did not understood the R, universal gas constant. क्या नहीं समझा बेटा आपको R के बारे में? Ma'am, I also have the same doubt that कभी कौन सा लेने का मतलब 8.314 लेने का, कभी R का वैल्यू ये लेने का, कभी ये लेने का. आपको प्रेशर का यूनिट देखो, एटमॉस्फेयर है, ये लेना. ओके. अगर प्रेशर आपका SI यूनिट में है, मतलब जूल्स इज द यूनिट इन SI सिस्टम, तो आपका SI यूनिट का प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So in that case, you will take the another value of R. Okay, and more detailing beta, we will do it in gaseous state. Right now, I'm just explaining you कि वो 22.4 कहाँ से आया. Yes, ma'am, understood. इस इक्वेशन से आया. इतना भी समझ रहा at this stage तो बहुत है. So did you understood from where I wrote that 22.4? Yes, ma'am. Okay, great. तो इतना copy करो. And then I will give you some conversions also as you're using these formulas. You must know some basic simple conversions here.
डन मैम। ओके अभी मैं कुछ कन्वर्जन्स दे रही हूँ आपको, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है, प्रेशर है, तो थोड़ा इनके यूनिट्स और कन्वर्जन के बारे में भी आपको समझना है, which I am sharing with you. तो यूजुअली वॉल्यूम का यूनिट हम लीटर लेते हैं, जो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml. This is equal to 1000 cm cube. As ml and cm cube is same, and this is equal to 1 dm cube. And 1 dm cube is 10 raised to minus 3 meter cube. तो ये कुछ वॉल्यूम के कन्वर्जन है। जैसे प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। अगर इसको एसआई सिस्टम में एक्सप्रेस करना है, तो दिस इज 1.01325 into 10 raised to 5 Newton per meter square. This is your SI unit and same as Pascal. Newton per meter square और Pascal same होता है. This is same as 1.01325 bar. बैरोमीटर से जो मेजर करते हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। तो ये cm mm ऑफ मर्क्यूरी में भी लिखते हैं, तो 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम राइज करेगा। दिस इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। So this is the way of expressing pressure, and this is same as 760 torr. So I've given you some units, some conversion of pressure. Temperature जो है वो Kelvin scale में ही लिखना है if you are using it. So how do we get temperature in Kelvin? If we are having temperature in degree Celsius, 273 add करना है to your temperature in degree Celsius. So 25 degree Celsius is 298 Kelvin. अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है, I am showing you conversion from Fahrenheit to degree Celsius. Fahrenheit is जो बॉडी टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, वो Fahrenheit स्केल है। If the temperature is given in Fahrenheit scale, you can convert that to degree Celsius. तो आपका जो 100 Fahrenheit है, वो 37 degree Celsius आता है। So these are some conversions that I am sharing with you. And now one problem we will do. I'm just asking you volume occupied by a gas. मैम बोलो। मैम वो 180 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लास्ट में क्या लिखा है? 760 TORR। ओके।
मैम 24.63. तो देखो अभी ये प्रॉब्लम का मतलब क्या है, अगर हाउ मच वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड एंड एसटीपी दिया है तो डायरेक्ट हम 22.4 वाले फॉर्मूला से आंसर करेंगे, है ना। यस मैम. बट अगर एसटीपी नहीं दिया है तो आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करोगे। समझ में आ रहा है। तो एसटीपी है तो वी हैव अ रेडीमेड वैल्यू 22.4. ऑल द गैसेस विल ऑक्यूपाई 1 मोल ऑफ all gases will occupy 22.4. But when STP is not given, we cannot use 22.4. तो उसके लिए PV is equal to nRT use करना है. So volume here will be nRT by P. तो 64 grams of oxygen दिया है, ये मोल्स आ जाएंगे 2. Your R is 0.0821. Your temperature is 300 here. And this Ma'am, is, I'm getting 492.6. तो this is pressure is 2, तो ये 2 कट जाएगा बेटा, और आपको Sorry. 0.0821 को 300 से मल्टीप्लाई करना है. 24.63. अराउंड कितना आ रहा है? 24.63. हाँ 24.63 जो भी आपका आ रहा है, around 25, approximately around 25. So if somebody says 24.63 liters, so the volume occupied, see it will come in liters as you have used the R which is in liter atmosphere. Your pressure is in atmosphere, your volume will be in liters. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes ma'am. All clear everybody? Great. So now, हाँ बोलो बेटा. Ma'am, Tej is asking that it is given oxygen and not dioxygen, so it will be O and not O2. That's Tej's doubt. अरे बेटा, जब भी ऑक्सीजन लिखा है मुझे बताओ कहीं पे भी ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है क्या एज O? So wherever they write ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो एयर में ऑक्सीजन है हम बोलते हैं, तो तुझे क्या लगता है O है? It's not O beta. What we call oxygen is an oxygen molecule only. Oxygen means oxygen molecule, O2 only. All clear? Ma'am. तो चलो that's it for today. Bye everybody. आज हम ज्यादा सीखा नहीं पाए हैं, है ना, नया ज्यादा कुछ नहीं कर पाए आज, आपके डाउट्स में ही बहुत टाइम गया. आज भी मैं कुछ होमवर्क तो जरूर दूंगी आपको. Okay ma'am. And hope so we can learn more next lecture. Yes, ma'am. Yes ma'am. Right? Bye everyone. Take care. Thank you ma'am. Hi ma'am. Thank you Hi ma'am. ma'am, thank you ma'am. Hi ma'am, thank you.